तो हम लोगों ने पृथ्वी की उत्पत्ति, प्लेट विवर्तनिकी, आंतरिक संरचना ये कर दिया है। इसके बाद अब आज हम खनिज एवं चट्टान करेंगे। उसके बाद भूकंप और ज्वालामुखी, जब हम पृथ्वी के बल पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं चट्टान तक आने के लिए। देखो, पृथ्वी जो है वो 3 प्रक्रिया से होकर के गुजरती है। सबसे पहले तत्व बनते हैं, तत्व जो कि पहले ही से बने हुए हैं समझ लो। उसके बाद तत्वों से मिल करके खनिज संसाधनों का निर्माण होता है और खनिज से मिल करके चट्टान बनते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग खनिजों के बारे में पढ़ते हैं, मिनरल्स वगैरह के बारे में। तो जैसे सबसे पहले सबसे छोटी इकाई तत्व हो गया, जैसे आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब चीजें तत्व होगी। वो सब मिलकर के फिर बनते हैं खनिज, जैसे फेल्ड्स्पार हो गया, माइका हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, एम्फीबोल हो गया, ये सब खनिज होते हैं। फिर आपस में खनिज मिलकर के क्या बनते हैं? चट्टान। और हमारा टॉपिक कौन सा है? चट्टान। ठीक है, रॉक्स वाला टॉपिक है। तो हमको पहले थोड़ा सा तत्व के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा मतलब एक परिचय के तौर पर, क्योंकि ये पूरा साइंस का पार्ट है, पर एक ओवरव्यू के तौर पर तत्व से फिर थोड़ा सा खनिज के बारे में पढ़ते हैं। ये दो हालांकि हमारा मूल विषय नहीं है भूगोल के तौर पर, मगर इसका उपयोग होता है, इसलिए थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो ये पढ़ करके ये पढ़ेंगे और उसके बाद जाकर के फिर चट्टान पढ़ेंगे। अंततः हम लोगों ने पढ़ना वही है, चट्टान के प्रकार और उनकी जो विशेषताएं होती हैं, ये है बस मेन। और ये कॉन्सेप्ट चट्टान का यहाँ से आगे तक आता रहेगा। कहाँ तक आएगा ये भौतिक भूगोल में तो आ ही रहा है। इसके बाद ये आएगा आपका भारत के भूगोल में आएगा ही आएगा। भारत की भौगोलिक संरचना के अंतर्गत चट्टानों का उल्लेख किया जाता है। फिर उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना और उत्तराखंड में जो हिमालय आदि के निर्माण में जो चट्टान है उसमें भी आता है। तो कुछ शब्द यहाँ पर यूज होते हैं, जैसे आग्नेय शब्द हो गया, अवसादी शब्द हो गया। जैसे हिमालय के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो हम बोलते हैं अवसादी चट्टानें पाई जाती है। तो ये अवसादी चट्टान होता क्या है, वो सब यहीं से ही उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड होना स्टार्ट होगा। सबसे पहले यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला, तत्व जो है, तत्व क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तत्व, खनिज, चट्टान, प्रकार। पहले सबसे पहले एलिमेंट देखते हैं। एलिमेंट में कुछ नहीं देखना है, एक रैंकिंग याद रखनी है हमने बस, कि पृथ्वी पर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एलिमेंट तो 118 है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। अब दो चीजें हैं हमारे सामने। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया है कि संपूर्ण पृथ्वी कहां से, क्रोड़ से लेकर के, केंद्र से लेकर के क्रस्ट तक। ठीक है, क्रोड़ से लेकर के कहां तक? क्रस्ट तक। इस सब में, इस बीच में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा पृथ्वी की संरचना में, एक लिस्ट बताऊंगा। और एक पृथ्वी की सतह पर, मतलब ये हिस्सा छोड़ करके सिर्फ ये ऊपर ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर, यहां पर केवल और केवल यहां पर, इसको मैं सतह बोलूं, वैसे तो सतह ऊपर है मगर हम भू पर पट्टी लेकर के चलेंगे। ठीक है, क्रस्ट पर सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है, क्योंकि हम लोग जिन तत्वों से हम लोग रूबरू हो रहे हैं, जो हम प्रयोग कर रहे हैं संसाधन के तौर पर, वो तो क्रस्ट पर होगा ना। जाहिर सी बात है, अंदर तो घुस के निकाल नहीं पा रहे हम लोग, तो हमारे लिए क्रस्ट के तत्व मायने रखेंगे। और एक मूल्यांकन के तौर पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन से तत्व हैं ये देखते हैं। तो पहले जरा इसका एक ओवरव्यू लेते हैं कि पूरी की पृथ्वी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व मौजूद है? लोहा, 35% लोहा। देखो कैसे, आपका 2900 किलोमीटर से लेकर के 6378 किलोमीटर तक तो वैसे कोर का हिस्सा है। अब इतने बड़े हिस्से में दो तत्व सबसे ज्यादा है, निकल और फेरस। फेरस का मतलब लोहा हो गया। अब ये जरूरी नहीं है कि लोहा सिर्फ वही है, मेंटल में भी लोहा है, फिर लोहे की मात्रा फिर मेंटल में थोड़ी कम हो जाती है, फिर क्रस्ट तक आते आते कम हो जाता है। क्रस्ट में भी तो लोहा है, जो हम खनन करके निकाल रहे हैं वो लोहा तो निकल ही रहा है ना। तो ये सब मिला करके पृथ्वी का 35% लोहा है। ये एक बहुत बड़ी मात्रा है। इसके बाद ऑक्सीजन है।
अब ध्यान देना, जब ऑक्सीजन की बात आती है तो हमारे दिमाग के अंदर O2 आता है, पर O2 नहीं है, O की बात हो रही है। ठीक है, यहां पर O2 की बात नहीं हो रही है। O2 ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल मिलकर के बने हुए हैं और वो एक गैसीय अवस्था बन जाती है। फिर दो मॉलिक्यूल जब बन जाते हैं तो जो हम श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं वो O2 है, पर हम यहाँ पर तत्व की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन उसके बाद 30% है, क्रस्ट से लेकर के नीचे केंद्र तक ऑक्सीजन आपको मिलेगा। तो दूसरे नंबर पर हो गया ऑक्सीजन। उसके बाद सिलिकन कितना है? 15%। देखो ये जो सिलिकन है ये क्रस्ट में भी है, सियाल परत, और मेंटल में भी है, सीमा परत में, तो इसकी मात्रा भी अच्छी खासी है। और चौथे नंबर पर आता है मैग्नीशियम। टॉप 4 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम की मात्रा 13%, और उसके बाद फिर निकल हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आदि आदि जो भी एलिमेंट्स है वो सब धीरे धीरे करके, ये 4 टॉप वाले पता ही होने चाहिए। ये तो हो गया संपूर्ण पृथ्वी की संरचना में किन तत्वों की बाहुल्यता है, और सबसे ज्यादा लोहा है। अब आता है पृथ्वी की ऊपर की जो सतह है उसकी संरचना किस प्रकार से बनी हुई है, कौन से तत्वों से मिलकर के ऊपर का क्रस्ट वाला हिस्सा या जो सतह वाला हिस्सा है ये निर्मित हो रखा है। ठीक है, सबसे ज्यादा यहां पर अब कौन सा आ गया है? ऑक्सीजन। अब ये बड़ा आश्चर्य सा हो जाता है, कितना परसेंट है? लगभग 40%। कई बार पेपरों में आ रखा है, ये आ रखा है, और थोड़ा सा पीसीएस के पेपर में शायद कभी पूछ ले कि इनमें से कौन सा, मतलब अवरोही आरोही क्रम में लगा लो या कौन से दो प्रमुख है। वैसे बस यही आएगा कि संपूर्ण पृथ्वी के आधार पर कौन सा ज्यादा है और सतह पर कौन सा ज्यादा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है, तीसरे नंबर पर लेलुपिनियम है, और चौथे नंबर पर लोहा है। अब आप यहां पर देख लो, जो लोहा यहां पर पहले नंबर पर है संपूर्ण पृथ्वी की संरचना में, वो पृथ्वी की सतह पर कितना है? 5%। एल्यूमिनियम 8%, सिलिकॉन 28%, और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। ऑक्सीजन आप तत्व के तौर पर आप सबसे ज्यादा कहां पर है? समुद्र में। क्रस्ट के अंदर तो है ही है, समुद्रों में भी है। ठीक है, फिर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके ये आते हैं। एक ट्रिक मैंने बना रखा है टॉप 4 दोनों में याद रखने के लिए, क्योंकि जैसे यूपीएससी का पेपर होता है तो उसमें क्रम पूछ लेता है, मगर पीसीएस के उसमें प्री के पेपर में आएगा जो क्वेश्चन बनेगा इसमें से, और वो मेरे उम्मीद से शायद क्रम का क्वेश्चन आए, अवरोही आरोही वाला शायद ही कभी बने, टॉप ही पूछेगा। तो ऑक्सीजन और आयरन याद रख लेना। तो इसका मैं जो ट्रिक बनाता हूं वो कुछ इस तरीके से है कि अगर आपको पूरी पृथ्वी का याद रखना है तो आपका ट्रिक है iOS। iOS एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। आई से हो गया आयरन, ओ से हो गया ऑक्सीजन, एस से हो गया सिलिकॉन। ये टॉप 3 है, और उसके बाद मैग्नीशियम तो सिलिकॉन के साथ साथ वैसे भी आप लगा ही सकते हो, चौथा तो अपने आप हो ही जाएगा पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया संपूर्ण पृथ्वी पर iOS। और पृथ्वी की सतह पर अगर पूछेगा तो इसका ट्रिक है ओ साई। ओ साई, ओ साई, ओ फॉर ऑक्सीजन जो 47% है, एस फॉर सिलिकॉन, ए फॉर एल्यूमिनियम, आई फॉर आयरन। अब आप यहां पर देख लीजिए, ओ फॉर ऑक्सीजन, एस फॉर सिलिकॉन, ए फॉर एल्यूमिनियम, आई फॉर आयरन, ओ साई। ऐसे करके आप ट्रिक बना करके याद रख सकते हो। बट अदरवाइज फिर मैं बोल रहा हूं कि सतह पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है और संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे ज्यादा लोहा है। अब हमने क्यों ये तत्व पढ़ने हैं? एक्चुअल में हमारा मेन टॉपिक है शैल। शैल यानी कि जिसको कहते हैं चट्टान। जो ये ऐसे पत्थर पुत्थर आपको दिखते हैं ना, तो ये कैसे बनता है? देखो, आपने ग्रेनाइट का नाम सुना होगा। ग्रेनाइट का पत्थर कुछ ऐसा दिखता है। ये जो चट्टान है ये बनता है कुछ खनिज संसाधन से, खनिज से। और खनिज जो होता है इस चट्टान के अंदर, खनिज में जैसे ग्रेनाइट है मुख्य रूप से, उसमें 2 खनिज तत्व सबसे ज्यादा है, और भी खनिज तत्व हैं, इसमें 10-12 खनिज तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन फेल्ड्स्पार और क्वार्ट्जाइट ये खनिज हैं। ये वो होंगे कुछ तत्वों का रासायनिक सम्मेलन जो कई सारे चट्टानों में मिलेगा। किसी में ज्यादा मिलेगा क्वांटिटी, किसी में कम मिलेगा। तो किस में कम ज्यादा है उसके आधार पर वो चट्टान का निर्माण होता है। जैसे क्वार्ट्जाइट है, ये बलुआ पत्थर में भी मिलेगा,
इसकी मात्रा बलुआ पत्थर में भी बहुत ज्यादा होती है, ग्रेनाइट में भी है, बलुआ पत्थर में भी है। और ये जो फेल्ड्स्पार है या क्वार्ट्जाइट है, ये किससे बने होंगे? तत्व से। तो उदाहरण के तौर पर जैसे सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, ये सब से मिलकर के फेल्ड्स्पार भी बन रहा है और ये सब से मिलकर के क्वार्ट्जाइट भी बन रहा है। सिर्फ फर्क ये होगा कि किसी में कोई मात्रा ज्यादा होगी, किसी में कोई मात्रा कम होगी। एक खनिज से ही एक चट्टान में कौन से खनिज हैं, उस खनिज से पता लगता है कि चट्टान क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या व्यवहार है, क्या क्या उसकी विशेषता है। चट्टान का रंग लाल होगा या काला होगा या भूरा होगा, ये उसके अंदर कौन से खनिज हैं उससे पता लगेगा। ठीक है, तो ये एक क्रम है। कभी कभी रीजनिंग के पेपर के अंदर ये पूछ लेगा इनमें से कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा चीज है। तो तत्व, खनिज, शैल, एलिमेंट, मिनरल और रॉक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये वाला डायग्राम आप बना लीजिए। तो तत्व तो हम लोग 118 पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे करके आप लगा लो। थोड़ा सा खनिज के बारे में जानते हैं, हल्का फुल्का। उसके बाद जब इंडियन ज्योग्राफी होगी तो थोड़ा और खनिज देखेंगे। बाकी आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से खनिज पढ़ते हो। और हमने फिर रॉक्स के ऊपर आना है, आज का जो मेन टॉपिक हमारा है। इसको बना लो। अब आते हैं खनिज क्या होता है, मिनरल होता क्या चीज है वैसे। तो खनिज प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। खनिज एक तरीके का पदार्थ ही है जो कि कक्ष तापमान पर ठोस और स्थायी रहता है। तो कक्ष तापमान का मतलब हो गया जैसे रूम टेम्परेचर। ठीक है, एक सामान्य वातावरण के तापमान पर यह ठोस और कैसा रहेगा? स्थायी रहेगा। मतलब एकदम से क्रियात्मक नहीं रहेगा, किसी चीज के साथ सीधा रिएक्ट नहीं करेगा, ठोस रहेगा। और खनिज को आप आसानी से आप देख सकते हो, छू सकते हो। ठीक है, खनिज अलग अलग प्रकार के होते हैं और हर एक खनिज को आप एक रासायनिक सूत्र के द्वारा भी उसका वर्गीकरण कर सकते हो। ठीक है, हर खनिज का एक रासायनिक सूत्र होगा। जाहिर सी बात है, जो तत्व जिस मात्रा में उसमें अणु होंगे उस मात्रा में उस खनिज का रासायनिक तत्व बनेगा। दो तरीके के खनिज संसाधन होते हैं, एक धात्विक खनिज संसाधन और दूसरा अधात्विक खनिज संसाधन। यहां पर मैंने धात्विक अधात्विक में बहुत बड़ा अंतर स्पष्ट नहीं कर रखा है। तो धात्विक खनिज संसाधन और अधात्विक, जिसको मेटालिक मिनरल और नॉन मेटालिक मिनरल कहते हैं, थोड़ा सा ये केमिस्ट्री का पोर्शन है, फिर भी यहां पर थोड़ा देखते हैं मेटालिक मिनरल और नॉन मेटालिक। चलो, धात्विक खनिज संसाधन क्या होता है वैसे? मेटालिक वो होते हैं, लेकिन होता क्या है? और अधात्विक खनिज संसाधन में और कोई अंतर जिससे कि और थोड़ा पता लग जाए? मेटल ही क्यों हो? मेटल का मतलब ही क्या होता है? वही तो है धातु। धात्विक मतलब धातु, तो धातु क्या होता है? धातु क्या होता है? हम्म, 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 हम्म। ठीक है, तीन तरीके के धात्विक खनिज संसाधन देखते हैं। एक मूल्यवान धातुएं जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम आदि। ठीक है, डायमंड धात्विक खनिज संसाधन है, अधात्विक। हीरा, हीरा अधात्विक खनिज संसाधन है। ठीक है, तो सोना, चांदी, प्लैटिनम आदि ये धात्विक खनिज संसाधन है। ये क्यों महंगे हैं, मूल्यवान क्यों हैं? क्योंकि ये दुर्लभ है, कम पाए जाते हैं। और अत्यधिक मूल्यवान तथा औद्योगिक एवं
आभूषण निर्माण में इनका उपयोग होता है। तो ठीक है, ये तो एग्जाम्पल आपको बताना चाहिए धात्विक क्या होता है। कुछ ऐसे धात्विक खनिज संसाधन होते हैं जो लौह युक्त धातुएं होती हैं, ठीक है। इसमें लोहा हो गया, जैसे निकल हो गया, जैसे तांबा हो गया, सॉरी तांबा कह रहा हूं, ये सारा चीजें आ गया, जैसे निकल और लोहा हो गया, जिसमें लोहे का वाला मात्रा ज्यादा होगा। मैंगनीज हो गया जैसे, ठीक है, इसमें लोहा होता है। तो इनमें लोहा तथा वे अन्य धातुएं सम्मिलित होती हैं जो लोहे के साथ मिक्स होकर के आ रही हो, ठीक है, लोहे के साथ, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट, मैग्नीशियम, वो मैग्नीशियम कह रहा हूं, मैंगनीज, ये लोहे वाले हैं। ये इनमें लोहे की मात्रा काफी ज्यादा होती है। तो लोहे के साथ मिश्रित होकर के ये विभिन्न प्रकार के इस्पात का निर्माण करते हैं। हम स्टील व्हील बना सकते हैं इसको। तो ये लोहा वाला धातु हो गया। और कुछ होते हैं अलौह युक्त धातुएं। ऑब्वियसली बात है कि सोना चांदी ये भी अलौह युक्त धातुएं हैं, मगर इनको छोड़ करके जैसे तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, टिन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब भी आपके धातु है। अब ध्यान देना, ये तो मैं एक परिचय बता रहा हूं इनका। जब इंडियन ज्योग्राफी आएगा तो इंडियन ज्योग्राफी में जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसमें हम लोग संसाधन पढ़ेंगे। हमने वहां खनिज संसाधन पढ़ने ही पढ़ने, और हमने वहां पर ये सब पढ़ना है, और वहां पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से कि भाई लोहा है तो लोहा क्या होता है, थोड़ा सा परिचय लेंगे। लोहा कहां पर मिलता है, लोहे की सबसे बड़ी खान कौन सी है ना, सोना है तो कहां कहां मिलता है, तो मार्क करना है ना हमने, तो बस जगह मार्क करना है और सब सर्वाधिक उत्पादक राज्य मार्क करना है, या भंडार भी मार्क कर सकते हैं। तो ऐसे साइटें मार्क करनी है ना हमको। भाई जैसे वो पूछता है चांदी सबसे ज्यादा कौन से राज्य में मिलता है, तो जैसे क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन से राज्य में सबसे ज्यादा चांदी, तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है चांदी, राजस्थान में। ऐसे अगर पूछेगा कि तांबा सबसे ज्यादा कौन से राज्य में, राजस्थान में। ऐसे पूछेगा कि लोहा सबसे ज्यादा कौन से राज्य में, छत्तीसगढ़। लोहे की सबसे बड़ी खान कहाँ है, कोलार तो सोने की है ना। मतलब ये इसके लिए याद रखने ही, ये मैं कह रहा हूं बैलाडीला है छत्तीसगढ़ में। मतलब लोहे की, कोयले की, ठीक है, मैंगनीज की, माइका की, ये मतलब 6-7 धातुओं की तो सबसे बड़ी खाने भी याद करने, जैसे माइका है, अभ्रक, उसकी सबसे बड़ी खान कौन सी है, कोडरमा की खान, जो कि झारखंड में है, और वो पूरी की पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी खान है माइका की। ऐसे करके याद रखनी। तो ये तो हो गया धात्विक खनिज संसाधन, जिनको पिघला करके आप, जिनको पिघला भी सकते हो, पिघला करके उसको दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो। ये सबसे पहली पहचान होती है मेटल की। और जो अधात्विक खनिज संसाधन है, इसको गर्म करके, पिघला करके किसी दूसरे रूप में नहीं बनाया जा सकता। ये गर्म करके इसको आप टुकड़े होंगे तो उसी का छोटा टुकड़ा बनेगा, उसी का रूप बनेगा। लेकिन ये आप इसको मिला करके कोई नया धातु बना सकते हो, ये नहीं बना सकते हो। और दूसरी बात ये भी सत्य है कि इसमें विद्युत प्रवाह होता है और इसके अंदर विद्युत प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं, ये खनिज धात्विक तत्वों को सम्मिलित नहीं करते हैं। इनका स्वरूप सामान्यतः चमकहीन होता है। इनमें चमक नहीं होती है, यहां चमक हो सकती है। ये हल्के होते हैं और भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब यह है कि एकदम डल कलर के होते हैं, डल दिखते हैं, ठीक है। प्रमुख अधात्विक खनिजों में गंधक, जैसे कि सल्फर, तो सल्फर, गंधक, फॉस्फेट, नाइट्रेट, ये सब अधात्विक खनिज संसाधन होते हैं। इसी के साथ साथ सीमेंट, जिसमें हम चूना, जो भी चूने वाला जो चीज होगा, कैल्शियम हो गया, ये सब फॉस्फोरस हो गया, डोलोमाइट हो गया, ये सब सीमेंट में यूज होते हैं। तो सीमेंट वाले अधात्विक खनिजों के मिश्रण से निर्मित एक महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री है। तो ये जो सीमेंट बनता है, ये किससे बन रहा है, अधात्विक खनिज संसाधनों के मिश्रण से। किससे मिल रहा है सीमेंट, CaCO3 हो गया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, जैसे चूना हो गया, फॉस्फोरस हो गया, डोलोमाइट हो गया, जिप्सम हो गया, ये जो अधात्विक खनिज संसाधन है इनसे। तो ये चीजें अलग हो गई है और ये चीजें अलग हो गई। थोड़ा सा आइडिया रखना कि जब चट्टान बनेगी, तो एक बात बताइए, जब अब मैं यहां से आगे देखो, हमने
हमने तो चट्टान पढ़नी है ना, तो ये जब चट्टान पड़ेगी बनेगी तो इसमें बताओ चट्टानों में धात्विक खनिज संसाधन होगा या अधात्विक खनिज संसाधन? अधात्विक नहीं होगा। हम्म। अधात्विक कहां से मिलेगा आपको? अरे चट्टान का मतलब कौन सा हो गया? कोई भी पत्थर। तो चट्टान के अंदर कौन सा खनिज संसाधन होगा? धात्विक अधात्विक या दोनों? दोनों ही मिलेंगे। एक सामान्य चट्टान के अंदर थोड़ी आप छांट पाओगे कि कौन सा धात्विक है कौन सा धात्विक। जब लोहे का अयस्क आप निकालते हो तो लोहे के अयस्क में सिर्फ लोहा थोड़ी है, लोहे के साथ साथ अधात्विक खनिज संसाधन भी तो मिले हुए होंगे ना, ये सब मिक्स होंगे। तब आप उद्योग में ब्लास्ट फर्नेस में उसमें से अधात्विक अलग करोगे ना, फिर धात्विक अलग करोगे। तो चट्टानों में तो सभी तरीके के खनिज संसाधन है ना, आप समझ रहे हो। कुछ कुछ खनिज संसाधन ऐसे होंगे जो अपनी जगह पर संगठित हो चुके होंगे, जैसे सोना हो गया। सोना अपने आप में पूरा कहीं ना कहीं पर बन चुका होगा, अब उसके अगल बगल में मिट और कोई पत्थर हो सकता है, पत्थरों के बीच में वो भी हो सकता है। डायमंड हो गया, बताओ डायमंड क्या होता है? जो सारा कोयला है, तो कोयला कुछ कुछ अभी भी होगा, लेकिन कुछ कोयला ऐसा हो गया जो डायमंड में कन्वर्ट हो गया होगा, तो वो आप सीधा निकाल सकते हो। पर होगा तो ये चट्टानों के अंदर ही उपस्थित ना। तो ये होता है धात्विक खनिज संसाधन और अधात्विक खनिज संसाधन। इसके बाद अब हम चट्टान पे आते हैं, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लो। चट्टान पे देखो, अब जो ये चट्टान वाला टॉपिक है, एक सेकंड ना, देखो एक तो चट्टान के प्रकार पढ़ने हैं, दूसरा पेपर के लिए हर चट्टान के प्रकार में उदाहरण पढ़ने हैं, सारे के सारे जितने भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसका जो पूछेगा चट्टानों का, वो उदाहरण से पूछेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसमें चट्टान चक्र। तो ये तीन क्वेश्चन, इसको रॉक साइकिल कहते हैं कि चट्टान, पृथ्वी पर चट्टानों का निर्माण होता है, ह्रास होता है, फिर से निर्माण होता है। तो ये भी चक्र में चल रहा है। देखो ब्रह्मांड में हर चीज हमें चक्र में दिख रही है एक तरीके से देखा जाए तो। तो सबसे पहले मेरा डायग्राम इसके अंदर आएगा चट्टानों के प्रकार से। तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टान को इग्नियस रॉक कहते हैं, अवसादी चट्टान को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं और रूपांतरित चट्टान को मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। सबसे क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है यहां से और यहां से। रूपांतरित चट्टान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बस उसमें बस ये पूछेगा कि ये चट्टान मूल चट्टान क्या थी और उससे कौन सा रूपांतरण हुआ है। जैसे एक आग्नेय चट्टान हम पढ़ेंगे ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। अब कुछ लाखों साल के बाद वो ग्रेनाइट जो है ताप और दाब और रासायनिक संरचना के कारण, रासायनिक परिवर्तन के कारण वो रूपांतरित हो जाता है और एक नए प्रकार का चट्टान का निर्माण कर देता है जिसको नीस कहते हैं। तो जिससे ग्रेनाइट बना नीस में, ठीक है। इसी तरीके से जैसे चूना पत्थर, चूना पत्थर सफेद रंग का चूना युक्त शैल होता है, सॉफ्ट सा। उसको ताप और दाब के कारण कई सालों तक उसके ऊपर ताप दाब के कारण उसके अंदर जो परिवर्तन आता है तो वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे कई सारे पत्थर आपको आज धरती पे मिलेंगे जो कुछ उस रूप में होंगे, कुछ इस रूप में होंगे, कुछ इस रूप में होंगे। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां पर तो बस ये पूछेगा किससे बना हुआ है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां से पूछेगा, यहां थोड़ी सी डिटेलिंग है। तो किस तरीके से जाना है, हम आग्नेय चट्टान की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद आग्नेय चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। तो दो तरीके से हम आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण करेंगे। एक तरीका होगा हमारा उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टान, और दूसरा तरीका होगा हमारा सिलिका की मात्रा के आधार पर आग्नेय चट्टान। तो जैसे अभी बेस कॉन्सेप्ट में बताऊं तो जैसे ही किसी जगह पर वॉल्केनो आता है, लावा बाहर आता है,
तो ये जो लावा होता है ये जब ठंडा होकर के ठोस हो जाता है तो एक चट्टान का रूप धारण करता है। अब ये जो लावा बाहर आया है, इस लावा की एक रासायनिक संरचना होती है, इसमें कैसे तत्व मौजूद हैं, क्या चीजें हैं, उसके आधार पर वो उसी प्रकार का चट्टान बनेगा ठोस होकर के। तो जब लावा बाहर आकर के अगर लावा में सिलिकॉन ज्यादा है तो क्या चट्टान बनेगा, सिलिका की मात्रा कम है तो क्या चट्टान बनेगा, और उससे फिर क्या भौगोलिक स्थलाकृति बनेगी, इसमें भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपके सामने एक पर्वत है, एक बिल्कुल ऐसे कोणधारी पर्वत है, और मैं बोलूं कि एक पठार है, तो दोनों की बनावट में अंतर है ना, है ना। तो ये चीज आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि वहां पर कैसा वाला लावा बाहर आया है, और तभी तो हम वर्गीकृत कर पाएंगे भारत के अंदर भी कि जहां पठार है तो वहां पर क्या हुआ होगा, और जहां पर कुछ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो वहां पर क्या हुआ होगा। तो उत्पत्ति के आधार पर एक अंतर छेपित आग्नेय चट्टान होती है, ठीक है, अंतः छेपित यानी इंट्रूसिव, और दूसरा होता है बहिर्छेपित यानी कि, तो अंतः और बहि से शब्द से आ रहा है। यहां पर क्या होगा, हम पढ़ेंगे, अभी ये सब पढ़ने हैं, मैं एक परिचय दे रहा हूं कि जो अंतः छेपित वाले होंगे इसमें लावा सतह के अंदर ही ठंडा होकर चट्टान बन जाएगा, और जो बहिर्छेपित होगा उसमें लावा सतह के बाहर आकर के ठंडा होगा, तो ये हो जाएगा। और सिलिका की मात्रा के आधार पर एक होता है अम्लीय आग्नेय चट्टान जिसको एसिडिक भी बोलते हैं, और दूसरा क्षारीय आग्नेय चट्टान जिसको बेसिक भी बोलते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, शब्द इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आगे ध्यान देते रहना, भौगोलिक आपकी फिजिकल ज्योग्राफी शुरू होगी, ये यहां से आगे एक तरीके से, तो यहां से आगे एक एक शब्द आगे चल करके कहीं ना कहीं पर यूज होगा, यहां यूज होगा, कुछ इंडियन ज्योग्राफी में यूज होगा, और कुछ उत्तराखंड के अंदर भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम अवसादी चट्टानें पढ़ेंगे। एक तो अवसादी चट्टानों की प्रक्रिया पढ़ेंगे कि किस प्रक्रिया से बनते हैं, जैसे आग्नेय चट्टान भी पढ़ेंगे कि कैसे बनता है, तो ये भी पढ़ेंगे कि कैसे बनता है। और आग्नेय सेडिमेंट्री रॉक को भी आप तीन तरीके से विभाजित कर सकते हो, एक यांत्रिक, दूसरा रासायनिक, और तीसरा जैविक या जीवाश्म युक्त। अब जैसे मैंने बोला यार, कोयला एक आग्नेय चट्टान, ये अवसादी चट्टान है, कोयला चट्टान है और अवसादी चट्टान है। तो अब मैं बोलूंगा यार ये कैसा वाला अवसादी चट्टान है, यांत्रिक है, रासायनिक है या जैविक है, तो जैविक चट्टान है। आप समझ रहे हो। तो इस तरीके से यहां पर थोड़ा बहुत दो तीन चट्टानों पर ये यांत्रिक, आग्नेय और ये सब करना है, बाकियों पर बस खाली याद रखना कि हाँ ये वाला जो चट्टान है ये एक अवसादी चट्टान है, ये भी हो जाएगा मतलब। उसके बाद आएगा रूपांतरिक चट्टान, ये तीन तरीके का होगा। एक ऐसा चट्टान जो आग्नेय से रूपांतरित हो रहा होगा, जैसे नीस हो गया। एक ऐसा चट्टान जो अवसादी से रूपांतरित हो रहा होगा, जैसे संगमरमर। और एक ऐसा चट्टान जो रूपांतरित से भी रूपांतरित हो रहा होगा, जैसे फाइलाइट हो गया। बेसाल्ट से शिस्ट बनेगा, शिस्ट से वो फाइलाइट बनेगा। अब वो कैसे, क्या प्रोसेस है उसका, वो तो मैं भी आगे आपको कराऊंगा, लेकिन वो याद सारे करने हैं। तो पत्थरों के नाम होंगे, एक तो लगभग 20-22 पत्थरों के नाम है यहाँ पर, है ना, आपने सुने भी होंगे। तो जो पत्थर हमें मिलते भी हैं, दिखते भी हैं, जैसे बलुआ पत्थर पता है आपको, है ना, बलुआ पत्थर होता है। चूना पत्थर आपको पता है, संगमरमर आपको पता है, ठीक है, बेसाल्ट याद रखना है, ग्रेनाइट याद रखना है, नीस याद रखना है, डोलोमाइट याद रखना है, डोलोराइट याद रखना है। ऐसे करके कुछ पत्थरों के नाम और भी आएंगे, जैसे चूना पत्थर हो गया, और जैसे क्ले हो गया, चिकनी मिट्टी वाला पत्थर हो गया। तो ये सब पत्थर है एक्चुअल में देखा जाए तो इसका चार्ट बनाओ पहला।